हेलो वेलकम वंस अगेन इन मेड विद विजय। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर करा दिया है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में जरा आप जाके एक बार देखोगे तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शंस टू फार्माकोलॉजी के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 1 और 2 जैसे ही आपका प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आप लेक्चर नंबर 3 पे आप आएंगे। जब लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होगा तो उसमें आप देखोगे कि लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में मैंने डिस्कस किया था पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल फार्माकोलॉजी एंड सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। जब ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये लेक्चर नंबर 3 आप स्टार्ट करेंगे एंड आई होप सो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग फार्माकोलॉजी को अच्छा करना चाहते हैं, अगर अपनी फार्माकोलॉजी को आप अपने ग्रिप में करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं लिंक होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप MSN पढ़ रहे हो दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी फार्मा की यूज़ होगी ही होगी। अगर आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी फार्मा की यूज़ होगी, और एज सच जहाँ पे फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो वहाँ तो यूज़ होगी ही होगी। सो आपका ये जो सब्जेक्ट है ना फार्माकोलॉजी, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप मेडिकल जब स्टडी कर रहे हो ना किसी भी चीज़ से तो इंटरलिंक करने में सारी चीज़ों को आसानी होगी। तो फार्माकोलॉजी का तो एक बहुत ही बड़ा बेस है इस सब्जेक्ट में, तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ें। मैंने आप लोगों के डिमांड पे ही मैंने फार्माकोलॉजी सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे जो आपको फार्माकोलॉजी का कंटेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको लेक्चर नंबर 3 आज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि लेक्चर नंबर 1 एंड 2 आप लोग ज़रूर देखें, अपना प्यार ज़रूर दें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 पे आ सकते हैं। आज इंट्रोडक्शंस टू फार्माकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखना है। तो हालांकि लेक्चर नंबर 1 एंड 2 काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी मैंने ऑलरेडी बात कर दिया है। हो सकता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के 1-2 वीडियो आ जाएंगे जिसमें मैं सारा का सारा पॉइंट कवर कर दूंगा, विथ पॉइंट्स एक एक पॉइंट कवर करूंगा। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर पॉइंट्स जो कि कवर कराऊंगा मैं ड्यूरिंग द क्लास। आप देखते होगे जो मेरी नोट्स कवर कराई जाती है उसमें सारी पॉइंट ऑलरेडी मेंशन होती है। आप ड्यूरिंग द क्लास ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब जो वीडियो चल रहे हैं उसको आप पॉज करके वहाँ से स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। आई एम मेकिंग अ डैम श्योर गारंटी कि अगर आप इतना करोगे तो आपकी फार्मा बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। और ये सारी पार्ट्स आप छोड़ने के लिए मत सोचना, ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे, बाद में करने से क्या होंगी ना चीज़ें डिले होंगी। तो इसीलिए आप लोग साथ साथ चलते रहिए, साथ साथ कंप्लीट कीजिए तो आपको बेटर तरीके से समझ में आता जाएगा। और साथ साथ अपनी ईमानदारी पूर्वक नोटबुक में आप नोट भी करते चलिए कॉपी में। हो सकता है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपर रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। बाकी ये सब जब जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो मैं आप लोग को सारे चीज़ का एक शॉर्ट नोट भी दूंगा ताकि आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में आसानी होगी। सो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर नंबर 3 एंड इंट्रोडक्शंस टू फार्माकोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पॉइंट मेंशन किया हुआ है। वेट ए मिनट, हाँ इस पॉइंट को आप ज़रा देख सकते हैं, 1 मिनट। ओके, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। एक्चुअली में फार्माकोग्नोसी क्या होते हैं इस पॉइंट को आप समझेंगे तो देखिए एक्चुअली में ड्रग का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो ड्रग की ओरिजिन कहाँ से हुई उसकी हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। क्या बात समझ में आ गया? जैसे कुछ ड्रग्स जो हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम प्लांट सोर्स। कुछ ड्रग जो है वो तो आपको ये पता होगा कि प्लांट सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ड्रग्स एनिमल सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ड्रग्स तो सिंथेटिक बनाए जाते हैं।
तो एक्चुअली में ड्रग की ओरिजिन कहाँ से हुई है उसकी जब स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ ड्रग जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ मॉर्फिन, क्विनीन, रिजरपिन एंड डिगॉक्सिन। ये 4 ड्रग्स मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है, ये बताने के लिए ये चारों ड्रग जो है कहीं ना कहीं हमारे प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड हुए हैं। तो कोई भी ड्रग जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं उसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। अगर मैं सोर्स ऑफ ड्रग की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं केमिकल्स में सबसे पहला होता है नेचुरल, मतलब कि जो आप सोर्स ऑफ ड्रग मतलब ड्रग जहाँ से आपको मिल रही है ना वो कहाँ से मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल से ड्रग या तो प्लांट से मिल सकते हैं या तो एनिमल से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्लांट या फिर एनिमल। प्लांट्स का मैंने एग्जांपल दे रखा है मॉर्फिन, क्विनीन, डिगॉक्सिन एंड इंसुलिन। इंसुलिन यहाँ पे नहीं होंगे, एक मिनट, हाँ रख सकते हैं आप यहाँ पे, या इंसुलिन का आप एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूंगा एक, तब वहाँ पे आप देखेंगे ना। फिलहाल मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि नेचर से जो मेडिसिन ऑब्टेंड होते हैं, जो ड्रग ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए और एनिमल सोर्स से हो गए। प्लांट सोर्स से ऑब्टेंड होने वाले जो ड्रग के नाम है उसका एग्जांपल के तौर पे दिया है मैंने, और एनिमल से सोर्स से ऑब्टेंड होने वाला का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि आप समझेंगे। आप एक बात समझिए, दैट इज़ कॉल्ड हेपरिन। हेपरिन हमारा क्या काम करते हैं, एंटी कोगुलेंट से हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेपरिन जो है हमारा वो एंटी कोगुलेंट्स है। एंटी कोगुलेंट्स कहने का मतलब है कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है हेपरिन, ठीक है। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो है पहले हम ऑब्टेंड करते थे किससे, पोर्काइन इंटेस्टाइन म्यूकोसा से। पोर्काइन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का मतलब होता है पोर्क, ठीक है। तो हम पोर्क के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ये इस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को ऑब्टेंड करते थे पहले के समय में। पहले के समय में हम पोर्क से ही इंसुलिन को ही ऑब्टेंड करते थे। प्रीवियसली इंसुलिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम पोर्क बट नाउअडेज ह्यूमन इंसुलिन इज यूज्ड। मतलब ये साफ साफ बताया जा रहा है कि पहले के ज़माने में हम ड्रग बहुत सारा, अब तो हम लोगों ने ना सिंथेटिक मेडिसिन बनाने लगे। पहले क्या था कि जो ड्रग थे हम लोग ट्रूली डिपेंडेंट थे नेचर पे। जो नेचर से ऑब्टेन ड्रग हो सकते थे हम लोग उस पर टोटली डिपेंडेंट थे। दैट इज़ कॉल्ड अ प्लांट से हो सकते हैं या तो एनिमल से हो सकते हैं। तो एनिमल से अगर मैं बात करता हूँ जैसे पोर्क के इंटेस्टाइन से, वहाँ से हम लोग अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को ऑब्टेन करते थे पहले के समय में पोर्क से ही इंसुलिन को ऑब्टेन किया जाता था। बट नाउअडेज इंसुलिन जो है वो ह्यूमन इंसुलिन यूज़ किया जाता था। पहले पोर्क वाले इंसुलिन दैट इज़ कॉल्ड अ पिग, है ना, उसके इंसुलिन को यूज़ किए जाते थे। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो आपका जो ड्रग है ना वो ऑब्टेन कहाँ से किया जा रहा है, ड्रग ऑब्टेन कहाँ से किया जा रहा है, एनिमल सोर्स से किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड है हमारा, कुछ ड्रग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक्स, जैसे एग्जांपल पेनिसिलिन जो है ये हमारा फंगस से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो नेचुरल की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ ड्रग्स हमारे प्लांट से, एनिमल से एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। कुछ ड्रग जो होते हैं वो सेमी सिंथेटिक होते हैं। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल ड्रग है उस ड्रग में थोड़ा बहुत मैंने कुछ मिक्सअप कर दिया नेचुरल ड्रग में ही, दैट इज़ कॉल्ड ए सेमी सिंथेटिक ड्रग। देखिए क्या लिखा है, अ नेचुरल ड्रग इज़ केमिकली चेंज्ड टू गेट अ न्यू ड्रग। जो नेचुरल ड्रग है उसमें मैंने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया ताकि वो ड्रग नया ड्रग में कन्वर्ट हो जाए, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ सेमी सिंथेटिक ड्रग। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ ड्रग की, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंथेटिक की ड्रग के बारे में। तो जाहिर सी बात है सिंथेटिक ड्रग जो होंगे वो ऑब्टेन्ड डिराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इस ड्रग को खुद से डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर पेशेंट। पेशेंट को जैसा नीड होता है उसके हिसाब से इस ड्रग को मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। जैसे कि लेट एग्जांपल फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की अगर मैं बात करता हूँ तो पैरासीटामोल जो है 500 mg के भी आते हैं और 700 mg के भी आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कितना mg का चाहिए उसके हिसाब से मेडिसिन को मैन्युफैक्चर्स करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंथेटिक।
या ये भी हो सकता है कि लो डोज पावर अगर मुझे पैरासीटामोल बनाना हो तो भी बना सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं कि हाई डोज पावर वाले एंटीबायोटिक्स उसको ज़रूरत होगा तो उसके लिए रिकमेंड करेंगे, हाई डोज एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के डिजीज़ कंडीशंस को अच्छा करने के लिए, मतलब कि कम समय में रिकवरी अच्छा कराने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन ना आ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई डिजीज़ होती है और हम उस वक्त जब ड्रग को लेते हैं, जैसे लेट एग्जांपल किसी एक पेशेंट को यूटीआई का इन्फेक्शन हो रखा है ना, तो यूटीआई का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर उसको पेशेंट को हो रखा है तो हम कोई भी एंटीबायोटिक सिंपल सा अगर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सिंपल सी एंटीबायोटिक यूज़ करते 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 कारण क्या होगा कि उसके बॉडी की जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो सही नहीं होगी। तो जब सही नहीं होगी तो चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। उसको हॉस्पिटल जब जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। तो सिंथेटिक मेडिकेशंस कह सकते हो एक तरीके का डिमांड ऑन डिमांड मेडिकेशंस बनाया गया, कि मतलब हाई डोज वाला पावर भी बना सकते हैं, लो डोज पावर वाला भी मेडिकेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ द पेशेंट। हो सकता है कि लेट सपोज किसी एक पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन था, वो कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो लो पावर डोज वाला खा रहा था जिसके कारण से सही नहीं है हुआ डिजीज़ और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। बट नाउ डेज अगर सिंथेटिक तरीके से मेडिकेशंस बना सकते हैं तो हम रिकमेंड कर सकते हैं ना कि हाई डोज पावर वाले भी एंटीबायोटिक्स अगर हम बना सकते हैं तो हम उस पेशेंट को हाई डोज वाले एंटीबायोटिक्स देंगे। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स लेने से वो पेशेंट की डिजीज कंडीशन सही हो जाए। तो दैट इज़ द यूज ऑफ अ सिंथेटिक, ठीक है। दैट इज रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग। रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग का मतलब है कि जैसा पेशेंट को नीड है उस हिसाब से बनाया जाएगा। एग्जाम्पल है, अ डिजीज हाइपरटेंशन इज बीइंग स्टडीड एंड अ टारगेट रिसेप्टर इज फाउंड वेयर अ लाइगेंड अटैच्ड एंड इंक्रीज द बीपी। लेट एग्जाम्पल हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइपरटेंशन क्यों होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जो कार्डियक मसल्स है उसमें से कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द कार्डियक मसल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कार्डिक मसल, जब भी मसल लग जाते हैं तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म ना यूज़ करके हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज़ करेंगे। लेट एग्जांपल कि जो कार्डिक मसल्स है उस कार्डिक मसल्स के अंदर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा एंड यू वेरी वेल नो कि, अच्छा मैं उसका फिगर बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आए। वेट अ मिनट, लेट एग्जाम्पल कार्डिक मसल सेल बना रहा हूँ मैं, ये दिस वन इज द कार्डिक मसल एंड यू नो कि कार्डिक मसल्स है, जैसे ही टर्म्स मैंने मसल्स टर्म यूज़ कर दिया तो इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा अंदर में। लेट सपोज दिस वन इज द फिगर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग, दैट इज अनदर नेम ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है हमारा, कि आप ये समझ लीजिए कि वो कैल्शियम को स्टोर करके भी रखेंगे, ठीक है। ठीक है, कैल्शियम स्टोरेज करके रखते हैं। तो अगर मान लो कि इसके अंदर में जो कैल्शियम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण, तो जब ये लेट सपोज कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होगा तो इसके अंदर के कैल्शियम निकल के सारे कार्डिक मसल्स के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म ऑफ कार्डिक मसल, है ना। साइटोप्लाज्म ऑफ कार्डियक मसल, और साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, मसल के केस में, ठीक है। तो जब सारे के सारे कैल्शियम इधर इसमें आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ज़्यादा होगा।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल ज़्यादा होगा। और आपको ये पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स ज़्यादा हो, यानी कि सिस्टोल ज़्यादा होगा। सिस्टोल ज़्यादा होगा। सिस्टोल का मतलब ही होता है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो जब सिस्टोल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड इजेक्शंस फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना, ब्लड इजेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैल्शियम स्टोर होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब तक इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब तक कैल्शियम स्टोर है तब तक मामला सही होता है। जैसे ही वो निकल के सार्कोप्लाज्म में आ जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो, जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तेज़ी से, जिसके कारण से ब्लड ज़्यादा निकलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, जिसके कारण से हो सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए, है ना। अगर सिस्टोल ज़्यादा हो रहा है तो जिसके कारण से हो सकता है ना कि सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए। तो अगर ये सारे चीज़ की प्रॉपर स्टडी हम लोगों ने किया होगा कि कैल्शियम निकल के कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, है ना। ऑब्वियस ही बात है, कैल्शियम जब निकले होंगे तो कहीं ना कहीं बाइंड हुआ होगा हमारे साइटोप्लाज्म में जाके, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बढ़ गया। तो अगर मुझे ये प्रॉपर तरीके से, एक मिनट, हाँ, अगर मुझे प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि कार्डियक मसल्स के, यहाँ पे मैं फिगर बना रहा था, हाँ, सपोज यहाँ पे हमारा एक रिसेप्टर है, ये दिस वन कार्डियक मसल के रिस्पास रिसेप्टर है। ठीक है, और लेट सपोज कि यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है जो आके इसके साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइगेंड्स हो गया, लाइगेंड्स हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जैसे ही लाइगेंड्स और मॉलिक्यूल्स आके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट के मसल्स को वो क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। सपोज ये लाइगेंड्स और जो मॉलिक्यूल्स है जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे हार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट की मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। और जैसे ही हार्ट की मसल्स एक्टिवेट होंगे, जैसे ये रिसेप्टर पे आके जाके बाइंड करेगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब कि कैल्शियम को निकलने के लिए एक लाइगेंड्स, एक मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ी। हाँ, ये कह सकते हो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर्स भी, कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करके कार्डियक मसल्स के अंदर में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसके अंदर में जो कैल्शियम स्टोर थे उसको मजबूर कर दिया उसको वहाँ से निकलने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं कोई एक ड्रग लूँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लूँ और मैं क्या करूँ, इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को जैसे ही मैंने खाया ये ड्रग गया और ये रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो गया। तो जैसे ही ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जाके हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो इस लाइगेंड को अब जुड़ने नहीं देगा, जो बार बार क्या कर रहा था, हार्ट के मसल को जुड़ने के साथ स्टिमुलेट कर दे रहा था, स्टिमुलेट द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल टू रिलीज द कैल्शियम फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ, समझिए सिंपल सा,
कि ये जो लाइगेंड्स और मॉलिक्यूल्स था ये रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड हो रहा था तो हर्ट के मसल्स को वो एक्टिवेट कर दे रहा था। लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मैंने खाया, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है इस बार ये लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, ये लाइगेंड्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये लाइगेंड्स या फिर केमिकल मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है। और इसने क्या किया, उस लाइगेंड नंबर 1 जो हमारा उसको ना बाइंड होने दिया और लाइगेंड नंबर 2 जाके बाइंड हो गया इस बार। तो लाइगेंड नंबर 1 ऑब्वियस ही बात है बाइंड नहीं होगा, तो जब वो बाइंड नहीं होगा तो वो स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है उस रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जहाँ पे पहले लाइगेंड आगे बाइंड कर रहा था उसको क्या किया उसने, रिप्लेस करके खुद जाके बाइंड हो गया। या ये भी कर सकता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे। तो जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो लाइगेंड कितना भी आएगा तो इससे जुड़ नहीं पाएगा और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर ये तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो प्लीज़ मेक अ लाइक। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिसेप्टर का नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से चैनल का पता है कि कौन ड्रग कैसे बाइंड कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यू कैन मेक अ इजिली ड्रग। तुम आसानी से कोई भी ड्रग बना सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें रिसेप्टर का अच्छे तरीके से पता है तो कि उस रिसेप्टर पे कैसी मेडिकेशंस काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, सिंस बीपी नीड्स टू बी डिक्रीज अ ड्रग इज डिजाइंड विच इज कंप्लीमेंट्री टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिसेप्टर्स बाइंड एंड इनहिबिट द रिसेप्टर्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन बीपी। तो वही बात कह रहा है कि मैंने जैसे ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मैंने जो बनाया, मॉडिफाइड करके मैंने बनाया रिसेप्टर की स्टडी करने के बाद, उसके बाद ये ड्रग क्या करेगा, या तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा या तो लाइगेंड को दोबारा आके उस पर बाइंड नहीं करने देगा। क्या बात समझ में आ गया, खुद जाके बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण से बीपी से हमें कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है आज, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है, तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 12th में। क्लास 12th की बायोलॉजी में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड अच्छे से पढ़े होंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, अ जीन इज इंट्रोड्यूस टू अ सेल लाइन विच गिव्स अ प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो चाहिए होता है, जैसे लेट एग्जांपल मेरे अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोसेस को एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। देखिए एक और पेज को ऐड कर लेता हूँ मैं, वेट अ मिनट, ऐड अ पेज, ओके। सपोज कीजिए, बात समझिएगा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में समझा रहा हूँ साथ में। यहाँ पे एक कैंडिडेट है कोई, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज करना है ना। ये मान लो कोई ह्यूमन है, ये लेट एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया सुमित, ठीक है। और यहाँ पे सपोज पिग है एक हमारा, मुझे यहाँ पे इंसुलिन का सारा बात समझना है। पहले समझिए, पिग से मैंने क्या किया, इंसुलिन जीन एक्सट्रैक्टेड, मैंने क्या किया इस पिग से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास इंसुलिन नहीं है ना, ये सुमित के पास क्या है, इंसुलिन नहीं है, जिसके कारण से इसको क्या हो जा रहा है, ब्लड शुगर ज़्यादा हो रहा है। ब्लड शुगर ज़्यादा होने का मतलब है हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर ज़्यादा होगा।
तो मैं इस सुमित का ब्लड शुगर को मेंटेन कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो खुद तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सेल्फ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, सेल्फ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये खुद से जब नहीं कर सकता तो हम बाहर से इसको रेडीमेड तौर पे इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो लेट एग्जांपल पिग से इंसुलिन मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, एंड यू नो कि बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मिड कहते हैं इसको। ये हमारा वेक्टर की तरह काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर का मतलब गाड़ी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन है ना, इसको लेके मैं पुटअप कर दूंगा प्लाज्मिड पे, एडजस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। मैंने क्या किया फिर से समझिए, जो हमारा सुमित है वो ह्यूमन दैट इज़ कॉल्ड, वो सेल्फ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, जिसके कारण से उसकी ब्लड शुगर बढ़ जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया का केस हो जा रहा है। तो मुझे इसको किसी हाल में इंसुलिन देना है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि ये जो पिग है हमारा वो इंसुलिन प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। पहले के समय में तो इंसुलिन इसी से बनाया गया था ना। तो ये पिग से ही इंसुलिन क्या किया मैंने, एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना, इंसुलिन जीन एक्सट्रैक्ट किया मैंने, और इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट करके मैंने क्या किया, प्लाज्मिड से ऐड कर दिया मैंने। प्लाज्मिड किसका प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। उसके बाद लेट सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है, ये मैंने प्लाज्मिड बनाया यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, एक मिनट मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये इतना जो हिस्सा है ये हमारा इंसुलिन वाला जीन है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा है, पार्ट ऑफ इंसुलिन जीन। जो कि कहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, पिग से। और ये पीछे इतना, ये क्या हमारा प्लाज्मिड है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड अ वेक्टर है हमारा। तो जैसे ही मैंने ये दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिया, उसके बाद कंबाइंड करने के बाद इसको क्या करूँगा मैं, वापस बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया, पहले पिग से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये इंसुलिन जीन जो हमारा, इसी को हम लोग GOI बोलते हैं, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मुझे चाहिए, इंसुलिन का जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, उस पिग से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, उसके बाद बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी बाहर निकाला। निकालने के बाद प्लाज्मिड के साथ उस पिग के जीन को मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद दोबारा बैक्टीरिया के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई करेगी, और एक वेक्टर से मल्टीपल वेक्टर हो जाएगा ना, मल्टीपल वेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड मिल जाएगा मुझे। एंड यू नो कि प्लाज्मिड में ही क्या था, प्लाज्मिड में साथ साथ इंसुलिन था ना हमारा एडअप किया हुआ। तो जब वो मल्टीप्लाई करेगा प्लाज्मिड, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंसुलिन भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ से, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करूँगा मैं, इसको मेडिसिन में यूज़ कर लूँगा, मेडिसिन बना लूँगा इसका। और मेडिसिन बनाने के बाद ये क्या करूँगा मैं, इसको इसमें इंजेक्ट कर दूँगा। क्या इंसुलिन मिल गई सुमित को? दिस प्रोसेस इज ऑल नोन एज अ जीन, एक मिनट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। कई बात, पूरी बात समझ में आया आपको कि किस तरीके से मॉडिफाइड किया, जो उसके पास था नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से देखिए आप किस तरीके से मॉडिफाइड कर दिया गया। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा। तो अभी पॉइंट पे वापस आते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, जीन इज इंट्रोड्यूस टू अ सेल लाइन विच गिव्स अ प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट दिया, ड्रग जैसे ई कोलाई कैन बी यूज्ड एज अ सेल लाइन। एग्जाम्पल, ह्यूमन इंसुलिन जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ सेल लाइन विच गिव ह्यूमन इंसुलिन एज पोर्काइन इंसुलिन वॉज एक्सपेंसिव विथ लिमिटेड सोर्स। तो ऑब्वियस ये बात है कि
पॉर्काइन, मतलब कि जो अभी पॉर्क से इंसुलिन को निकाल रहे थे ना पिग से, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा था, तो अब क्या किया, उसको भी मॉडिफाइड कर दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से उसको भी अब मॉडिफाइड कर दिए हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम मेडिसिनल ब्रांच में कितना यूज़फुल काम कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन पाई थी, तो उस वक्त क्या हुआ, कोरोना वायरस को ही क्या कर दिया गया, एट्यूनेटेड, कमज़ोर करके, वीक करके उसी से वैक्सीन बनाते हैं ना, और उसको मैंने फिर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर देंगे, ताकि हमारे बॉडी के अंदर कम से कम एंटीजेंस तो चले जाएंगे ना, और जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजेंस आएंगे तो हमारे बॉडी खुद क्या करने लग जाएगी, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने लग जाएगी अपने आप, और जैसे बॉडी हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे बॉडी में, तो देन आफ्टर कोरोना वायरस सच में अगर इस बार आएगा तो मेरे बॉडी में तो ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी बन के रखा हुआ है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन आपको वैक्सीन से मिलती है। क्या आपको समझ में आया जेनेटिक इंजीनियरिंग? अगर आपको बात समझ में आ रहा अच्छे तरीके से तो प्लीज़ मेक अ लाइक। आगे बढ़ते हम लोग, टाइप्स ऑफ ड्रग पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है? तो इस बात को समझिए, एक मिनट, पहला है, एक मिनट, पहला है प्रिस्क्रिप्शन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड ड्रग। ये क्या होते हैं? ड्रग दैट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शंस के ये ड्रग को सोल्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब उसमें डॉक्टर्स का लिखा होना, प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये ड्रग आपको किसी भी काउंटर पे जाओगे तो मिलेगा, ठीक है? दीज ड्रग्स आर प्रेजेंट अंडर शेड्यूल एच। कुछ शेड्यूल्स होते हैं, उस शेड्यूल्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो शेड्यूल एच क्या होते हैं? तो शेड्यूल एच वैसे होते हैं मेडिसिन जिसको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि बहुत सारा आप देख सकते हो मेडिकेशन ऐसे होते हैं, जब आप लेने के लिए जाते हो तो आपको वो फार्मासिस्ट बोलते हैं कि इसका प्रिस्क्रिप्शंस लेटर कहाँ है, तभी मैं दे सकता हूँ, वरना ऐसे नहीं दे सकता हूँ। जैसे कि सेडेटिव मेडिसिन जितने भी हैं, क्लोनाजिपाम, ये सब जो मेडिसिन है, ये सब क्या होते हैं कि ये सब ड्रग्स आपको तभी मिलेंगे जब तक प्रिस्क्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रिस्क्रिप्शंस, या फिर उसको लेगेंड ड्रग बोलते हैं। दूसरा है हमारा ओवर द काउंटर, मतलब इसको लेने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप देखिए क्या ओवर द काउंटर उसको बोलते हैं। ड्रग दैट कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स हैं एंटासिड, गैस की कोई दवाई, और विटामिन। इसको लेने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं है। एनी ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल एच, जी और एक्स, मतलब कोई भी शेड्यूल जो कि एच, जी, एक्स से बिलोंग नहीं करता हो, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर वाले ड्रग। यानी कि जो शेड्यूल वाले में एच, जी, एक्स उसके अंदर में आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो शेड्यूल एच में ड्रग आते हैं, जो शेड्यूल जी में आएंगे और एक्स में आएंगे, उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऑब्वियस ही बात है ओवर द काउंटर में प्रिस्क्रिप्शंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इसमें शेड्यूल एच, जी, एक्स वाले ड्रग ग्रुप नहीं आएंगे। ऑर्फन ड्रग क्या होता है? नाम से ही पता चला हुआ है, ऑर्फन से मतलब अनाथ, ऐसे ड्रग जिसका मतलब कोई ऐसा उसका कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन कुछ सर्टेन डिजीज़ को ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़, ऑर्फन रिसेप्टर विदाउट अ नोन लिगेंड्स, मतलब कोई ऐसा रिसेप्टर फिक्स नहीं है कि हाँ इस रिसेप्टर पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ही बाइंड करेंगे। सिर्फ हमारे बॉडी में तो ऐसे भी रिसेप्टर्स है ना जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है कि इस रिसेप्टर से पार्टिकुलर मॉलिक्यूल ही बाइंड करेंगे। लेकिन ऑर्फन रिसेप्टर में क्या होता है ना कि कोई लिगेंड परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आके इस पे जाके बाइंड कर जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसको ठीक कर देगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसका कोई बेस नहीं हो। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्फन ड्रग का काम यही होता है कि कुछ ही रेयर डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस ड्रग का यूज़ करते हैं। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसको हो जाते हैं, उसको ड्रग को यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्फन ड्रग में आता है वो। क्योंकि देखो सिस्टिक ड्रग सिर्फ सिस्ट को ही सही कर सकते हैं, तो समझ रहे मेरी बात, मोस्ट कॉमनली यूज़ तो नहीं हो रहे हैं ना। जैसे एंटीबायोटिक्स वाइडली यूजेबल है, तो ऑर्फन ड्रग का मतलब समझ में आ रहा है कि सर्टेन डिजीज़ को यूज़ करते हैं और इसके रिसेप्टर जो होते हैं वो भी अनाथ होते हैं। मतलब इसके रिसेप्टर्स ऐसा नहीं कि स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हाँ इससे यही बाइंड करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये मैंने आपको 3 बता दिया टाइप्स ऑफ ड्रग्स। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल की मैं बात कर रहा था, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी एंड शेड्यूल एक्स, यहाँ दे सकते हो ना। अब शेड्यूल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। शेड्यूल एच देख सकते हो, और भी शेड्यूल्स होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
शेड्यूल एच, शेड्यूल जी एंड शेड्यूल एक्स refers to different categories of drug and medication that are regulated under specific schedule in various countries. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है. The categorization helps to ensure proper control and regulation of drug based on their potential for abuse, the need of a prescription and the other factors. That is called a शेड्यूल एच. क्या बोलता है, कंटेक्स्ट देखिए. शेड्यूल एच जो है वो इंडिया में यूज़ होते हैं. शेड्यूल एच वाले जो हमारे हैं वो इंडिया में यूज़ होते हैं. तो वो क्या कह रहा है कि डिटेल्स इसका क्या है, शेड्यूल एच ड्रग्स आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. जाहिर सी बात है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो गए, विच मीन्स दे कैन ओनली बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है. दे आर लिस्टेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स. ये कब रूल्स बना था इसका, 1945 में. एंड इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, सर्टेन हार्मोन्स एंड अदर मेडिकेशन दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल सुपरविजन. तो इसमें ऑब्वियस ही बात है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दिए गए. क्या क्या इंक्लूड हुए वो मैंने बता दिया. आगे बढ़ते हैं. शेड्यूल जी देखिए. शेड्यूल जी भी जो हमारा वो है इंडिया में यूज़ हो रहा है और शेड्यूल एक्स भी इंडिया में यूज़ हो रहा है. जी वाले क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल जी ड्रग्स आर दोज दैट नीड टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन बट डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रिस्क्रिप्शन. देखो मैं ड्रग अपने सामने किसी एक पेशेंट को खाने के लिए दे रहा हूँ तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट कम्स अंडर द शेड्यूल जी. समझ में आ रहा, सिंपल सी बात. बट डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रिस्क्रिप्शन. दिस ड्रग्स मस्ट हैव अ लीगल स्टार्टिंग लेवल स्टेटिंग. एक मिनट, लेवल स्टेटिंग होंगे वो, मतलब लेवल होंगे. कॉजेशन इट इज़ अ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल. अब लेट सपोज वो ड्रग मेरे सामने, मतलब कि कोई एक मेडिकल सुपरविजन के सामने आपने खाया, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर बिगड़ेगा तो हो सकता है वो संभाल सकता है. अब वो ड्रग आप ऐसा नहीं कि घर पे ले आके खुद से खा सकते हो, क्योंकि उस केस में जब आप कुछ बिगड़ेगा तो उस वक्त आपको एंटीडोट उसके आपके पास नहीं होगा. तो ऐसे ड्रग जो अंडर द मेडिकल सुपरविजन आपको दिया जा रहा है एंड देर इज़ अ नो नीड फॉर द प्रिस्क्रिप्शंस, वो सामने आपके दवा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल जी वाले. शेड्यूल एक्स वाले क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर कंट्रोल्ड सब्सटेंस दैट हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज एंड एडिक्शन. शेड्यूल एक्स वाले ड्रग ऐसे होते हैं ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लत लग सकती है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड है एब्यूज एंड एडिक्शन वाले. जैसे कि कफ सिरप, आप देखना कफ सिरप आज के ज़माने में वो एडिक्शन बन गए हैं लोगों के लिए. दैट्स कम अंडर द शेड्यूल एक्स. दे आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्नेंट रेगुलेशन एंड देयर सेल रिक्वायर्स बोथ अ प्रिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग बाय द फार्मासिस्ट. तो आपको इसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना क्या करेगा कि अभी तो ऑब्वियस ही बात है अल्कोहल बहुत सारे स्टेट्स में नहीं मिलते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं कि लोग इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कफ सिरप पे, और लोग क्या करते हैं उसको ड्रिंक करने लग जाते हैं. तो ऑब्वियस ही बात है कितना नंबर ऑफ ड्रग्स मेरे पास मौजूद है उसकी भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, और साथ साथ हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से उसका रिकॉर्ड को भी कीप करेंगे, एज वेल एज वी नीड दैट इज़ कॉल्ड एक मिनट प्रिस्क्रिप्शंस भी होने चाहिए इसके. दैट्स कम अंडर द शेड्यूल एक्स. आई होप सो इतना आप लोगों को बात समझ में आएगा. नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ ड्रग है दैट इज़ 4th नंबर एंड दैट इज़ कॉल्ड इलिसिट, या फिर उसको बोलते हैं स्ट्रीट ड्रग, STREET, स्ट्रीट ड्रग. क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग्स ऑफ एब्यूज़. एग्जाम्पल कोकीन. ये सब ड्रग्स जो हैं वो एब्यूज़ के लिए होते हैं ना, जैसे कोकीन हो गए, आपके हीरोइन हो गए, एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें. तो आप इलिसिट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीट ड्रग. नाम से पता चल रहा है कि जो गलियों में ड्रग्स, ये ड्रग्स ऐसे मिल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 5th नंबर स्प्यूरियस ड्रग. क्या होता है, तो दिस आर द काउंटरफिट ड्रग, या फिर इसको हम लोग अनओरिजिनल या फिर फेक ड्रग भी कहते हैं, झूठा ड्रग. जैसे एग्जांपल डेक्सट्रोज पाउडर सोल्ड एज रेमडेसिविर. एक मिनट, रेमडेसिविर के नाम से मिलता है. देखो एक्चुअली में डेक्सट्रोज पाउडर है, इस पाउडर को किस नाम से दे दिया, रेमडेसिविर से. और रेमडेसिविर एक्चुअली में एंटीवायरल मेडिसिन है जो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है SARS, सार्स कोविड-2 के लिए यूज़ करते हैं. सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2. यानी कि रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो एक्चुअली में सार्स कोविड-2 के लिए यूज़ किया जाता है ड्रग. तो ये एंटीवायरल मेडिसिन हो गया हमारा.
तो डेक्सट्रोज पाउडर जो है ना सोल्ड एज रेमडेसिविर के नाम से सोल्ड किया जा रहा है डेक्सट्रोज पाउडर। तो देख सकते हो ना कहीं फेक ड्रग है, झूठा नाम है। तो एक्चुअली में इसकी नाम क्यों पड़ गई ऐसे, झूठा दवाई का नाम क्यों पड़ेगा ऐसा, तो उसके पीछे का भी रीज़न होता है, हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे ड्रग जो फेक ड्रग होते हैं, ठीक है। इलिसिट ड्रग को हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। ओके, इलिसिट ड्रग्स आर सब्सटेंसेस दैट आर इलीगल टू मैन्युफैक्चर्स, एक्चुअली में इलीगल होते हैं मैन्युफैक्चर करना भी, सेल और यूज़ करना भी। These drugs are often controlled under various national and international laws due to their potential for abuse, addiction and harmful effects on individual and society. Obvious ही बात है, harmful effect पड़ता है इसके कारण से। इस ड्रग पे restrictions भी लगे हुए हैं कई जगह कंट्री में। Example of common illicit drugs include, जैसे कि पहला कोकीन। कोकीन एक तरीके का स्टिमुलेंट की तरह है, टाइप हमारा। लेट मी चेंज द पेन। इफेक्ट्स क्या करता है कि आपका वो इंक्रीज एनर्जी, यूफोरिया का कंडीशन ला देता है, हाई रिस्क ऑफ एडिक्शन होते हैं इससे, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना होगी और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है कोकीन से। तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है हमारे बॉडी को। तो दैट्स वाई किसी किसी कंट्री में इसका मैन्युफैक्चर्स यूज़ करना इलीगल माना जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अ इलिसिट ड्रग, इसको बोलते हैं। सेकेंड है हमारा हीरोइन। हीरोइन एक तरीके का ऑपोइड्स वाले टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है, ये पेन रिलीफ की तरह काम भी करता है, यूफोरिया प्रोवाइड करता है, हाई रिस्क ऑफ ओवरडोज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो सकते हैं, एंड सीवियर एडिक्शन होने की भी संभावना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, दैट इज़ कॉल्ड अ मिथाम्फेटामिन। ये स्टिमुलेंट की तरह है, ये टाइप इसका। इफेक्ट इंक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज एपेटाइट, भूख को ख़त्म कर देता है, यूफोरिया का कंडीशन ला देता है। आप देख सकते हो सबके सब यूफोरिया ला रहे हैं, ठीक है। यूफोरिया का मतलब होता है अच्छा फील करना, बहुत अच्छा फील करना, मतलब समझ रहे हो, एक अलग ही जोन में चला जाना। हाई रिस्क ऑफ एडिक्शन एंड सीवियर। तो आप देख डेंटल प्रॉब्लम, तो देख सकते हो जितना भी इलिसिट ड्रग है वो कितना ज़्यादा बैड इफेक्ट कर रहा है एक पार्टिकुलर बॉडी पे। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, और हद से ज़्यादा तो तब होता है कि ये इसके कारण से क्या हो रहा है कि एडिक्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये दवाई बिल्कुल वर्जित है। नेक्स्ट है हमारा MDMA, जिसको हम लोग एक टेसी कह रहे हैं, यूफोरिया। तो आप चाहो तो इसको पूरा को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LSD हमारा हो गया, लेसर्जिक एसिड डाइथैलाइड इथैलामाइड। नेक्स्ट है कैनाबिनिस, दैट इज़ कॉल्ड अ मैरिजुआना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ गांजा, है ना। तो इससे रिलैक्सेशन, मतलब कि आप देख सकते हो इसके बारे में पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो। मैंने बस पॉइंट को मेंशन कर दिया आपके लिए ताकि आप इससे नॉलेज भी ले सके और आपको पता चल सके, ठीक है। MDMA से तो हेलुसिनेशन भी होते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रखा हो ना, देखो इधर भी यूफोरिया का कंडीशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो लगभग जगह यूफोरिया का कंडीशन प्रोवाइड हो रहा है। तो दिस ऑल आर द इलिसिट ड्रग दैट इज कॉल्ड स्ट्रीट ड्रग, और ये बिल्कुल वर्जित ड्रग है, मतलब इसका यूज़ करना बिल्कुल सख्त मना है। बट ये फिर भी ड्रग्स अवेलेबल है किसी किसी कंट्री में। जैसे अगर आप देख सकते हो कि आप हीरोइन का पेन किलर में भी यूज़ किया जाता है, तो कुछ कुछ के अच्छे यूज़ भी और कुछ लोगों के तो मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ के तो बैड इफेक्ट ही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिस्क एंड कंसिक्वेंसेस क्या है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्या है इसके, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट इसलिए कर दिया है ताकि आप उसको पढ़ के अच्छे तरीके से समझ सकें। और याद रखना ये नोट्स ऐसी हैं कि आपको जब आप इसे पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि रिस्क एंड कंसिक्वेंसेज में क्या बोल रहा है, हेल्थ रिस्क, जैसे कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू होगा, ओवरडोज, इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू आउट द नीडल शेयरिंग एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस। एक मिनट, इसके कारण से इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन क्या होते हैं निडल से लिए जाते हैं, निडल से बोल रहा हूँ मैं, सिरिंज से लिए जाते हैं ना। तो वो अगर मैंने लिया और साथ में पार्टनर को मैं दूंगा तो क्या होगा, उससे शेयरिंग नीडल से इन्फेक्शंस फैलेंगे, जैसे कि HIV वगैरह। एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब सोचने समझने की भी पोटेंशियल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये हेल्थ रिस्क हो गए। दूसरा है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, आप
लीगली अगर देखो तो अरेस्ट हो सकते हो, फाइन पड़ सकता है आपके ऊपर, आपको इम्प्रिजमेंट जेल जाना पड़ सकता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकते हैं, दैट कैन अफेक्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आपके ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। सोशल कंसिक्वेंसेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जॉब लॉस हो सकती है, सोसाइटी में लोगों के साथ रिश्ते नहीं बन सकते हैं, लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, है ना। फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ होंगे क्योंकि सारा पैसा तो आपने इसमें यूज़ कर दिया। तो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो उसमें देख सकते हो लॉ इन्फोर्समेंट में क्या कि स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ इलिसिट ड्रग। तो स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए हैं रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि ड्रग का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन कम से कम हो, जहाँ यूज़ हो उसमें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इलिसिट ड्रग हार्मफुल तो है लेकिन किसी किसी जगह पे एक्सट्रीम सिचुएशन में इसका यूज़ भी है, तो उस जगह पे यूज़ करें, बाकी सब जगह इसका यूज़ ना करें। दूसरा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अगर हम लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। तीसरा है रिहेबिलिटेशंस एंड ट्रीटमेंट, अगर वो एडिक्शन हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिहेबिलिटेशंस करवा सकते हैं। तो ये सारे रिस्क एंड कंसिक्वेंसेस एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पॉइंट है, आप ऐसा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटेल में, दैट इज़ कॉल्ड अ स्प्यूरियस ड्रग, दैट इज़ कॉल्ड अ काउंटरफिट ड्रग या फेक ड्रग, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था फेक ड्रग। वो क्या है कि स्प्यूरियस ड्रग ऑल्सो नोन एज काउंटरफिट और फेक ड्रग आर मेडिकेशंस दैट आर deliberately and fraudulently mislabeled with respect to identity and or source. These may be contains incorrect ingredients, insufficient active ingredients और harmful substances इसमें हो सकते हैं, posing insignificant risk to public health. ऑब्वियस ही बात है, तो उस मेडिकेशंस में जो मेडिकेशन है उसमें गलत नाम लेबल्ड है, तो इस तरीके से भी कुछ ड्रग्स अवेलेबल्स है मार्केट में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्यूरियस ड्रग्स देखिए, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, इनकरेक्ट इंग्रेडिएंट्स। ऑब्वियस ही बात है, आपको ये पता होगा कि ड्रग में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब है कि वो दवा का मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखो कई बार मेडिसिन को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो ड्रग, लेट सपोज कि मैंने कोई टैबलेट बनाया है, तो मैंने सिर्फ उस टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल दिया उस मेडिकेशंस में और पेशेंट को आपने बोला कि खाओ आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, अच्छे वाले मॉलिक्यूल्स डले हुए तो आप जल्दी ठीक होंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ मेडिकेशंस क्या होते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ करते हैं, ताकि मेडिसिन्स को जो आपके बॉडी में जा रहा है तो स्लोली वो काम करे और बेटर, अच्छा इफेक्ट काम करें और लंबे समय तक काम करें। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ आप एक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही बॉडी में यूज़ कर लोगे ना, तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग हो सकता है कि अच्छे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर यूरिन से आपके जल्दी बाहर निकल जाएं। लेकिन आपके साथ अगर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होते जाएगा, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होते जाएंगे, धीरे धीरे एक्सक्रीशन होकर निकलते जाएगा। तो बहुत सारे आगे जब पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे ड्रग को जब बनाया जाता है तो खास करके उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो होंगे ही होंगे और कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी डाल दिए जाते हैं मेडिसिन को एज सच बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स देने के लिए, स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करने के लिए। क्योंकि अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना तो ऑब्वियस ही बात है कि मेडिसिन बहुत ही छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि एक ड्रग की छोटी सी छोटी मॉलिक्यूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आपको ये पता है कि मुझे फीवर अगर सही करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे इतना बड़ा ड्रग खाना ही पड़ेगा तो मेरा फीवर सही होगा, नहीं। अगर उस मेडिकेशंस में सिर्फ और सिर्फ 100% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ना, तो आपका इतना छोटा ड्रग भी आपके बॉडी के लिए अच्छा काम कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ज़रा सोचो कि अगर वो उतना ज़्यादा छोटा ड्रग है तो कंट्रोल कर पाओगे क्या आप उसको देख ही नहीं पाओगे अच्छे तरीके से, तो खाओगे क्या? गिर गया तो फिर उसको आप खोजते ही रह जाओगे। तो उस मॉलिक्यूल्स, उस ड्रग को थोड़ा साइज़ बड़ा करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, उसके बनावट को अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी डाल देते हैं, जिसके कारण से आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, बट उसको ड्रग को मेंटेन करने में थोड़ा सा सुविधा मिलता है। क्या बात आपको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। रिस्क एंड कंसिक्वेंसेस भी आप पढ़ सकते हैं, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी देख सकते हैं आप।
एक मिनट। आइडेंटिफाइंग स्प्यूरियस ड्रग, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, एक मिनट। एंड रिपोर्टिंग स्प्यूरियस ड्रग, देखो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग स्प्यूरियस ड्रग की, वो गलत ड्रग मतलब गलत लेवलिंग है, ड्रग गलत भी हो सकते हैं, लेवल किया हुआ है कि वो आपका ऐसा ड्रग है, जैसे लेट एग्जांपल कि आपका डेक्सट्रोज पाउडर वाला है, लेवल किया हुआ है, लेकिन अंदर में गए तो एंटीवायरल ड्रग है, समझ रहे हो। जैसे चेक पैकिंग, जो दवा चेक पैकिंग किया हुआ उसका पैकिंग चेक कर सकते हो। लुक फॉर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन पैकिंग, अगर आपको कोई भी पैकिंग में प्रॉब्लम लगे, जैसे सच एज स्पेलिंग एरर, पुअर प्रिंट क्वालिटी और अनयूजुअल कलर, ऐसा लोग इसलिए करते हैं ना, लोग अपनी दवाइयों को जब बेचना चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन के वजह से गलत मेडिसिन दे देते हैं। जैसे उसको अगर वोमिटिंग का मेडिसिन चाहिए तो वो क्या करते हैं कि एनाल्जेसिक, पेन किलर मेडिकेशन साथ में देते चल जाते हैं ताकि उसका सेलिंग अच्छा हो जाए। तो एक्चुअली में मांग जो वो दवा रहा है, हम वो दवा देते हैं, लेवल भी वही रहता है, लेकिन उसके अंदर में दवा गलत होते हैं, कुछ और मेडिकेशंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्यूरियस ड्रग, उसी को बोलते हैं, ठीक है। वेरीफाई करेंगे सोर्स उसका, कंसल्ट हेल्थ केयर से, वो ड्रग को लेके हम कंसल्ट कर सकते हैं हेल्थ केयर से कि सर मेरे को ये जो दवा मिला क्या ये सही है कि नहीं, ये प्रॉपर जांच करके आप ड्रग का यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड स्प्यूरियस ड्रग। आई होप सो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग्स क्या होते हैं समझिएगा, एक मिनट। देखो प्रोटोटाइप ड्रग क्या होता है कि ये जो होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ ड्रग होता है। जैसे क्या होता है, प्रोटोटाइप ड्रग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रग दैट सर्व एज अ मॉडल फॉर अदर ड्रग इन द सेम क्लास और कैटेगरी। दिस ड्रग टिपिकली exemplifies the pharmacological properties, therapeutic effect and adverse effect associated with the class. It provides a standard against which new drugs are compared and evaluated. Key characteristic of प्रोटोटाइप ड्रग का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, बेंचमार्क एंड थर्ड वन इज द वेल स्टडीड। देखो प्रोटोटाइप ड्रग आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा ड्रग है जो दूसरा एक ड्रग के लिए एग्जाम्पल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कोई लेट सपोज कि एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि हाइपरटेंशन है तो वो क्या करेगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को लेगा। तो जैसे अब क्या करेगा कि वो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा होगा तो वो ड्रग कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल वाला एक मेन लीड दवा होगा जो उस दवा को देख के, उसके कंपोजिशन को देख के बाकी ड्रग को बनाया जा रहा है। क्योंकि देखो एंटी हाइपरटेंसिव तो अलग अलग वेराइटी के आते हैं मार्केट में, तो जो एक मेन मार्केट में जो मेडिसिन आया होगा उस मेडिसिन को देख के, लेट सपोज कि मेरे पास ये जो मेडिसिन है हाथ पे, ये मेडिसिन जो है एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है ड्रग। इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को कंपोजिशन को देख के हम क्या करेंगे, इसके एग्जैक्ट कट टू कॉपी दूसरा ड्रग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोल मॉडल तो हमारा यही ड्रग हुआ ना, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप ड्रग, जो फर्स्ट टाइम ड्रग बनाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ड्रग बनाया है, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है रिप्रेजेंटेटिव में, इट रिप्रेजेंट द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग क्लास इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूज एंड साइड इफेक्ट। ये सब सारा उसके बारे में बताया। क्योंकि देखो जो मेन हीरो होता है ना, जो मेन लीड होता है करने वाला, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ बता सकता है आपको, ठीक है। बाद बाकी आप वैसी बॉडी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे सारे के सारे ड्रग से, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप ड्रग, लीडिंग ड्रग। ऐसे ड्रग जो जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन कंजर्वेटिव है, वो ड्रग को आप देख के दूसरा ड्रग प्रिपेयर तो कर सकते हो, बट सारा इन्फॉर्मेशन आप इस ड्रग से ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप ड्रग। तो ये समझ लोगे आप लोग, है ना। एग्जाम्पल है जैसे कि एस्पिरिन दे रखा है, ये बेंचमार्क एक तरीके का नाम है, सबका सेट है ना। मॉर्फिन है, पेनिसिलिन, प्रोपेनॉल और क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका यूजेस एस्पिरिन का देखो पेन रिलीफ के लिए करते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी। एंटीपायरेटिक्स मतलब कहने का मतलब है कि फीवर को कम करने के लिए भी, एंड एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में जो एस्पिरिन का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वो एंटी प्लेटलेट, मतलब कह सकते हो कि उसके प्लेटलेट्स काउंट पे असर पड़ता है।
तो एस्पिरिन का ये सारा यूज़ है। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है हमारा, केमिकल नेम जिसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिक एसिड, याद रखिएगा ये केमिकल नेम है। और इसका क्लास क्या है हमारा, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिस ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, NSAIDs। तो ऑब्वियस ही बात है नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है हमारा। मॉर्फिन जो हमारा उसका क्लास क्या है, ओपियोइड और ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, सीवियर पेन में आप यूज़ कर सकते हो रिलीफ करने के लिए, कफ को सप्रेस करने के लिए, और एनेस्थेसिया को एडजस्ट करने के लिए भी आप मॉर्फिन का यूज़ कर सकते हो। पेनिसिलिन जो है वो क्लास उसका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस देख लो, सबकी डिटेल स्टडी होगी, डोंट वरी, घबराना किसी चीज़ से नहीं है। यूजेस क्या है, ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। तो जो बैक्टीरिया के सेल वॉल है ना, उसको सिंथेसिस को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं पेनिसिलिन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं या कुछ इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया नहीं कह सकते हैं, कुछ हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं और वो पैथोजेंस के पास सेल वॉल होते ही नहीं है। तो जब उस पैथोजन के पास सेल वॉल नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जब पेनिसिलिन दवाई खाओगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, क्योंकि पेनिसिलिन वहीं काम करेगा जहाँ पे सेल वॉल होंगे। लेकिन मेरे बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रखा है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं। तो पेनिसिलिन अगर खाओगे तो आप ट्रीटेबल नहीं होगे, आप ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेनिसिलिन वाले ग्रुप जो हैं वो वहीं काम करते हैं जहाँ पे सेल वॉल होते हैं, तो सेल वॉल के सिंथेसिस को ये रोक देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, जिसके कारण से बैक्टीरिया क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्रोपानोल जो है हमारा क्लास इसका बीटा ब्लॉकर है। यह हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, एंजाइना के लिए मतलब चेस्ट पेन के लिए यूज़ करते हैं, एरिथमियास के लिए करते हैं मतलब कि हार्ट बीट हमारा इरेगुलर हो जाता है उसके कारण, उसके लिए यूज़ करते हैं, एंजाइटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया दैट इज़ कॉल्ड चमकी, मिर्गी का दौरा, उसके लिए दवा यूज़ करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है BPD, बाइपोलर डिसऑर्डर शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब अचानक से काफ़ी ज़्यादा हंसने लगना, काफ़ी ज़्यादा फिर सैड हो जाना, दोनों डबल पर्सनैलिटी उसके पास हो जाते हैं। एंड सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लोरप्रोमाजिन मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप ड्रग को मैंने बता दिया, दैट इज कॉल्ड लीडिंग ड्रग, ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटोटाइप ड्रग का, तो देखो ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये, क्योंकि सारा कंपोजिशन इसको पता है, इसको पता नहीं मतलब कि इसको बनाने वाले जो मेन लीडिंग करने वाले जो होंगे उनको तो सब पता है इसका फॉर्मूला। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग बाय प्रोवाइडिंग अ रेफरेंस फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। जब हम एक पर्टिकुलर मेडिकेशंस का सारा साइड इफेक्ट और उसका यूज़ और डिसयूज़ जान जाएंगे, तो हमें वो सब, जब मेरे पास सारा जब इन्फॉर्मेशन होगा उसके रिगार्डिंग में, तो नया मेडिकेशन बनाने में फ़ायदा मिलेगा मुझे। क्या बात समझ में, कोई नया मेडिकेशन अगर मैं बना रहा हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोटोटाइप ड्रग। मतलब ये एक ड्रग ऐसा ड्रग है कि जिससे हम बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि तुम गलती करो, तुम्हारे गलतियों से मैं सीख लूँगा, ठीक है। एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन में यूज एज टीचिंग मॉडल्स इन फार्माकोलॉजी एंड मेडिकल एजुकेशन टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ अ ड्रग क्लास। तो ड्रग कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, यूज़ क्या है, डिसयूज़ क्या है, ओवर यूज़ करने से क्या होता है, सब चीज़ आप इसके पास डिटेल होता है। तो आप इसको एजुकेशन कराने के लिए, एजुकेट कराने के लिए, बच्चों को, मेडिकल स्टूडेंट को एजुकेट कराने के लिए बेटर तरीके काम करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या है, असिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो अब आप इवेल्युएशन ऑफ देख सकते हो, एफिकेसी, मैं माइक से झप जा रहा हूँ ना अभी, ठीक। एक मिनट, ठीक है। हाँ, एफिकेसी का मतलब कि हाउ वेल द ड्रग अचीव द डिजायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। आपने जो मेडिकेशन खाया वो आपके लिए कितना ज़्यादा लाभदायक था, मतलब फ़ायदेमंद था, दैट इज कॉल्ड द एफिकेसी, उस दवा की कितनी थी। सेफ्टी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ये सब इवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप ड्रग है हमारा, इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बेस्ट ड्रग है ना, तो ये सारा चीज़ उसका बेस्ट होगा। एफिकेसी भी, सेफ्टी भी अच्छा लेवल का होगा,
फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब वो मेडिकेशन खा रहे हैं तो हमारा बॉडी भी उसमें तुरंत रिएक्शन दिखाएगा। फार्माकोडायनेमिक्स यानी ड्रग भी हमारे बॉडी में तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कॉल्ड द ड्रग नोमेनक्लेचर। ठीक है, समझिएगा। तो ड्रग नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करता हूँ मतलब दवाइयों की नाम, तो वो बेसिकली 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया। पहला केमिकल नेम, दूसरा नॉन प्रोप्रिएटरी नेम या फिर इसी को जेनेरिक नेम कहते हैं, तीसरा हमारा है प्रोप्रिएटरी दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम। ठीक है, तो 3 तरीके से ड्रग का नोमेनक्लेचर किया गया। एक तो हमारा केमिकल नेम है, जब उस मेडिकेशंस को पीछे पलट के देखोगे तो उसमें देखना जो वो ड्रग बना है जो केमिकल कंपोजिशन से वो केमिकल कंपोजिशन पीछे लिखा हुआ होगा। नॉन प्रोप्रिएटरी या फिर जेनेरिक नेम जो होते हैं मेडिसिन्स के दैट इज कॉल्ड अ नॉन प्रोप्रिएटरी, और एक होते हैं प्रोप्रिएटरी दैट इज कॉल्ड अ ब्रांडेड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि केमिकल नेम क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, ये लेंदी नेम होते हैं। नॉन प्रोप्रिएटरी दैट इज कॉल्ड अ जेनेरिक नेम की अगर बात करते हो तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल डिसप्रोपोर्शनल, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में हो सकते मिले हुए होंगे, या कभी कभी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स कम होंगे, या कभी कभी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे और एक्टिव वाले कम होंगे। तो प्रोपोर्शनली मिला के जेनेरिक नेम वाले मेडिकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, केमिकल नेम तो खैर छोड़ दो, जेनेरिक नेम और ब्रांडेड नेम में डिफरेंस सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, लाइट चली गई थी तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो गया। सो नाउ वी आर बैक। बेसिकली मैं बात कर रहा था ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में। ओके, आई होप सो। ड्रग नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया कि ये 3 टाइप्स हैं केमिकल नेम से, एंड सेकंड वन इज द नॉन प्रोप्रिएटरी दैट इज कॉल्ड अ जेनेरिक नेम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अ प्रोप्रिएटरी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांडेड नेम। तो एक्चुअली में याद रखना ये होगा आपको कि नॉन प्रोप्रिएटरी दैट इज और दूसरा है हमारा प्रोप्रिएटरी दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम, या सिंपली मैं कहूँ कि जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। एक्चुअली में जो ब्रांड नेम वाले होते हैं वो थोड़ा मेडिकेशंस उसके कॉस्टली होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। जेनेरिक नेम वाले जो मेडिसिन होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली नहीं होते, वो थोड़ा सस्ते होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ साफ साफ कि अगर आप एक मार्केट में जाते हो मेडिसिन लेने के लिए तो आपको ब्रांडेड नेम वाले और जेनेरिक नेम वाले मेडिकेशंस दोनों अवेलेबल होंगे उनके पास काउंटर पे, लेकिन आपको ब्रांडेड नेम वाले ही दिए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप कह सकते हो बिजनेस पर्पज़ से थोड़ा सा कमाई हो जाता है फार्मासिस्ट को, लेकिन दोनों के पीछे रीज़न समझो। एक्चुअली में जब किसी भी एक पर्टिकुलर पेशेंट को कोई एक लंबे समय से डिजीज़ है और उसको काफ़ी लंबा समय तक दवाई चलाना है, तो हम उस केस में ब्रांडेड नेम वाले मेडिकेशंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न है, एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा ब्रांडेड नेम वाले जो मेडिसिन होते हैं ना उसके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब ये अच्छे मेडिसिन होते हैं, हाई क्वालिटी वाले मेडिसिन होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब वो मेडिकेशंस अगर आप खाओगे तो जल्दी रिकवर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक डिजीज़, जैसे लेट सपोज एग्जांपल अस्थमा का पेशेंट है या कोई भी ऐसा डिजीज़ है जो लंबे समय तक उस डिजीज़ में ड्रग चलने वाला है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे टीबी में तो 6 महीने 9 महीने 18 महीना इस तरीके से दवाई चलती है। तो उस केस में क्या होता है कि हम ब्रांडेड नेम वाले जल्दी नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि एक कारण ये है कि ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, दूसरा कारण ये है कि ये हाईली इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप सोचोगे कि सर जब इसमें हाईली इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छे वाले हैं, तो क्यों ना हम एक्टिव वाले जो मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा यूज़ है तो इसको जल्दी यूज़ करेंगे तो जल्दी पेशेंट क्योर कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने का मतलब ये नहीं है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो जल्दी आपकी सही हो जाए। तो पहला बात ये समझ में आया कि दोनों पे कॉस्ट इफेक्टिव की दोनों की बहुत फ़र्क है। जो ब्रांडेड नेम मेडिकेशंस बनाते हैं एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट जेनेरिक नेम वाले भी बना देते हैं, कॉपी करके। कहते हो ना जुगाड़ करना, जेनेरिक नेम वाले मेडिकेशंस जुगाड़ करते हैं ब्रांडेड नेम को देख के, क्योंकि ब्रांडेड नेम को जो है वो सब कुछ ट्रेडिंग होते हैं,
उसके मार्केटिंग होते हैं, उसके अपने एक बहुत ज़्यादा बड़े कंपनी होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं ब्रांडेड नेम के, मतलब हर एक चीज़ एक कंपनी वाले होते हैं उसके, इसलिए हर एक चीज़ को एफर्ट करने पे तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट तो उसकी ज़्यादा जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है नाम से पता चल रहा ब्रांडेड नेम, मतलब कि ये एक ब्रांड है। जैसे आप अगर बाजार जाते हो जीन्स लेते हो तो एक ब्रांडेड जीन्स भी आते हैं और ऑब्वियस ही बात है सिंपल वाले भी जीन्स आते हैं। जब आप दिल्ली मार्केट में जाते हो तो आप देखना कि कट कॉपी बहुत सारे जीन्स के, बहुत सारे शूज़ के कट कॉपी आ जाते हैं, तो कट कॉपी दैट इज़ कॉल्ड अ जेनेरिक नेम। तो आप हमेशा याद रखना लंबे समय तक अगर किसी पेशेंट को डिजीज़ है उस केस में हम जेनेरिक नेम वाले ड्रग्स ही ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, एक ये रीज़न समझ में आ गया। तो क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोजिशन, ये तीनों चीज़ ऊपर मैंने लिखा है, इंग्रेडिएंट्स, कंपोजिशन और क्वांटिटी बेसिस पे और क्वालिटी बेसिस चौथा, ये चारों के मामले में आपका ब्रांडेड नेम वाला मेडिकेशन बेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि जेनेरिक नेम वाले बेस्ट नहीं होते, होते हैं बट इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होंगे। क्या बात समझ में आ गया? जेनेरिक नेम वाले और ब्रांडेड नेम वाले क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में पॉइंट्स क्या लिखा है। ओके, ड्रग nomenclature refers to a systemic naming of a pharmaceutical compounds. This process ensures that drugs are identified clearly and consistently, aiding in communications among healthcare professionals, researchers and patients. Drug names can be categorized into 3 main types, है ना? 3 main types हैं, कौन कौन से हैं आपके? एक तो हो गया केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड तीसरा हो गया हमारा ब्रांड नेम जिसको हम लोग ट्रेड नेम कह रहे हैं ना। और जेनरिक नेम को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं नॉन प्रोप्रिटरी, है ना, नॉन प्रोप्रिटरी नेम बोलते हैं इसको, है ना, जेनरिक नेम को। और ब्रांड नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप्रिटरी नेम। क्या बात समझ में आ गई? तो पहला केमिकल नेम में क्या बोल रहा है कि डिफिनेशन, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। एग्जांपल है एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल। ये केमिकल कंपोजिशन है किसका, एसिटामिनोफेन का। यूजेस क्या है, प्राइमरली यूज्ड बाय केमिस्ट एंड इन साइंटिस्ट लिटरेचर। तो केमिस्ट और साइंटिस्ट लिटरेचर इस टर्म्स का, इस केमिकल कंपोजिशन का नाम यूज़ करते हैं। तो एसिटामिनोफेन का केमिकल कंपोजिशन नेम पूछे तो क्या होगा हमारा, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जेनरिक नेम जो मैंने अभी बात किया, वो शुड बी यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेटर आपको बना के देते हैं ना, तो उसमें एक्चुअली में डॉक्टर जो है वो जेनरिक नेम ही लिख के देते हैं आपको। ईजी टू रिमेंबर होते हैं, आसानी में ये टंग पे आ सकते हैं, नाम याद हो सकते हैं और अप्रोचेबल आसानी से हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ जेनरिक नेम, जनरल, है ना। डिफिनेशन जरा देखो इसका, द स्टैंडर्ड नेम फॉर अ ड्रग विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क। देखो लिखा ना, नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क, इसके पास ट्रेडमार्क नहीं इसलिए थोड़ा सस्ता है। इट इज़ असाइंड बाय एन ऑफिशियल बॉडी। एग्जाम्पल एसिटामिनोफेन, या फिर एसिटामिनोफेन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पैरासीटामोल इन सम कंट्रीज में यूज़ होते हैं टर्म्स पैरासीटामोल्स। यूजेस क्या है, तो कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अवॉइड कन्फ्यूजन विथ मल्टीपल ब्रांड नेम। एक्चुअली में एक ड्रग के बहुत अलग अलग ब्रांडिंग हो सकते हैं, एक दवाई के अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, तो अलग अलग ब्रांड को आप याद करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब एक दवाई को अलग अलग ब्रांड नेम से याद करेंगे तो सोचो लाखों करोड़ों दवाइयाँ हैं तो कितने ब्रांड नेम याद करने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो अलग अलग, लेट सपोज कि मैंने कोई एक शर्ट बनाया, उस शर्ट को बनाने वाला, ट्रेडिंग करने वाला, ब्रांडिंग करने वाला मैं अकेला तो नहीं हूँगा, और भी कोई लोग होंगे। तो ज़रा सोचो कि अलग अलग कंपनी को अगर तुम याद करने चलोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा ना। तो इसी तरीके से जो ब्रांड नेम होते हैं ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जेनेरिक नेम ईजी टू रिमेंबर होते हैं। ट्रेड नेम आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांड नेम। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, द नेम गिवन बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। इट इज़ अ ट्रेडमार्क एंड एक्सक्लूसिवली टू द मैन्युफैक्चरर। एग्जाम्पल जैसे कि है टाइलेनॉल। द ब्रांड नेम फॉर द एसिटामिनोफेन के लिए ब्रांड नेम यूज़ किया गया है ना, ठीक है।
यूजेस यूज्ड इन मार्केटिंग एंड ऑफन मोर फेमिलियर टू द जनरल पब्लिक। तो एक्चुअली में आई थिंक सो इतना बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट लिखा है। सेम सफिक्स इज यूजुअली यूज्ड फॉर सेम क्लासेस। देखो जेनरिक नेम को याद करने के लिए आसानी इसलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर सेम क्लास का ड्रग है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को जितना भी नाम देखोगे ना तो उसमें सफिक्स लोल लगा हुआ रहेगा, ठीक है, फॉर बीटा ब्लॉकर। तो इससे याद करने में आसानी हो जाता है कि हाँ चलो लोल लगा है या नाम में प्रिल लगा है। अगर नाम के सफिक्स में लास्ट में प्रिल लगा है इसका मतलब वो कि एस इनहिबिटर है, ठीक है। और अगर प्राजोल लगा हुआ है इसका मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, मतलब कि हमारे स्टमक में प्रोटोन पंप इनहिबिट कर देता है। जैसे कि पेंटोप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, ये सारे में देखो प्राजोल लगा हुआ है ना, तो इससे हमें क्या होता है ना, दवाई को पकड़ने में आसानी होता है कि हाँ प्राजोल लगा हुआ है तो ये गैस की मेडिसिन हो गए। प्रिल लगा हुआ है तो एस इनहिबिटर है ना। तो इस तरीके से एस इनहिबिटर, एस का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसके लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड, नाम में प्रिल लगेगा सफिक्स, तो यही कह रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि याद करने में मेडिसिन को आसानी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेमिंग अथॉरिटीज़ जो है वो अलग अलग अथॉरिटीज़, जैसे कि इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिटरी नेम्स है ना, दूसरा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स एडॉप्टेड नेम्स, तीसरा हमारा ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो नेमिंग का अथॉरिटी, जो नेम अलग अलग पढ़ रहा है, तो कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो उसका मैंने पॉइंट में दे रखा है। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिटरी नेम्स का मतलब क्या हो गया कि मैनेज्ड बाय द WHO, ये मैनेज WHO के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइड्स अ यूनिक एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नेम फॉर ईच फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम्स, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम्स ने क्या किया, असाइंड जेनरिक नेम्स इन द यूनाइटेड स्टेट इन कोलैबोरेशन विथ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, द यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपियल कन्वेंशंस एंड अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके जेनरिक नेम मेडिसिन्स का कह सकते हो कि इन्होंने नाम को आगे लाया, ठीक है। तो ये सब कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेडिसिन्स को कंट्रोल करने के लिए, मेडिसिन्स को नेमिंग कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टर्म दिया, ठीक है। ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम, तो सब देख सकते हो अलग अलग अप्रूवल नेम वाले जो है अलग अलग कंपनी अलग अलग अथॉरिटी नाम दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है हमारा ड्रग कॉम्पेडिया। तो एक काम करते हैं, ये लेक्चर्स हमारा 1 आवर से ऊपर हो चुका है, तो ड्रग्स कॉम्पेडिया को जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी लेक्चर नंबर 4 में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप सो लेक्चर नंबर 3 आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखें, जिससे मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलते रहे कि आपको जो लेक्चर्स दिया जा रहा है फार्मा का खास करके वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट, और आगे जैसे जैसे हम लोगों की जर्नी बढ़